ओके जी, अभी जो है ना एंटीजेनिक ड्रिफ्ट और एंटीजेनिक शिफ्ट के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप किस तरह लिखेंगे? दरमियान में लाइन लगानी है, इस तरफ ड्रिफ्ट लिख देना, इस तरफ शिफ्ट लिख दीजिएगा, जैसे आपकी मर्ज़ी है। बता देता हूँ दोनों के पॉइंट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बुक के अंदर लिखे हुए हैं। ड्रिफ्ट के अंदर बेसिकली क्या है, आपने बताना है सर अकामुलेशन होती है। थोड़ा मैं छोटा लिखूँगा ताकि हम सारे पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर लें। अकामुलेशन ऑफ म्यूटेशन, जितनी भी म्यूटेशन हुई है ना उनको हम अगर कंबाइन करते हैं कहाँ पे, जो कि एंटीजन की बाइंडिंग साइट है, जहाँ पे एंटीजन ने बाइंड करना है ना उसके ऊपर जो है ना वो मल्टीपल म्यूटेशन को अगर हम कंबाइन कर देना, अकामुलेट कर दें तो उसको हम कहते हैं, मतलब अकामुलेशन ऑफ म्यूटेशन एट एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट। ओके हो गया, नंबर बात ये होगी। नंबर 2 पे ये क्या करता है, एक तो ड्रिफ्ट है ना, मतलब हम गाड़ियों की ड्रिफ्टिंग करते हैं तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता, तो आप कह लेंगे कि ये जनाब माइनर एंटीजेनिक चेंज है, कोई इतना बड़ा चेंज नहीं है एंटीजेनिक। इसकी वजह से क्या होता है, जो वायरस होता है वो अपनी शक्ल तब्दील करके एक न्यू वायरल स्ट्रेन बना लेता है। ज़ाहिर बात है जो इतनी म्यूटेशन होगी, नो डाउट माइनर चेंज है, लेकिन इसकी वजह से स्ट्रेन जो वायरस का है ना वो नया बनेगा ही बनेगा। नंबर 4 पे इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर आ जाओ। ये क्योंकि माइनर चेंज है तो हम इजीली इसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, इजी टू ट्रीट। जो भी ड्रिफ्ट है, अगर गाड़ी की ड्रिफ्टिंग के दौरान वो जो पहिया जाम करके चूँ चूँ की आवाज़ें निकालते हैं ना, उस दौरान छोटा मोटा गाड़ी का नुकसान होता है, ज़्यादा नहीं होता। मैंने भी बहुत ड्रिफ्टिंग की हुई है मुझे पता है, ठीक है। तो ये भी एक टैलेंट है, पता है। अच्छा एनीवेज मैं क्यों बता रहा हूँ ये, हम अपने टॉपिक के ऊपर यही बता रहा हूँ कि मैंने यूँ याद किया हुआ था कि ड्रिफ्टिंग के दौरान माइनर चेंजेस आती हैं और हम इजीली इसको ट्रीट कर लेते हैं, गाड़ी से मैंने याद किया हुआ था, बाकी आप देख लीजिएगा। अगर आपको इन्फ्लुएंज़ा वायरस ए हुआ है, बी हुआ है या इन्फ्लुएंज़ा वायरस हमने सी, तीनों जो हमने टाइप्स पढ़ी है ना पहली वाली वीडियो में, तो इन तीनों के अंदर ये माइनर सी चेंजेस की वजह से ये एंटीजेनिक ड्रिफ्ट हो सकता है। अब आ जाओ एंटीजेनिक शिफ्ट के ऊपर। ये क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ द टू वायरल स्ट्रेन, मतलब यहाँ पे एक स्ट्रेन नया बना, एक इसी तरह का और बन गया और वो दोनों ने जाके आपस में शादी कर ली, तो उस शादी करने की वजह से जो बना है ना वो होता है एंटीजेनिक शिफ्ट। तो मैं कह सकता हूँ रिजल्ट फ्रॉम कम्बिनेशन ऑफ टू वायरल स्ट्रेन, दो मुख्तलिफ वायरल स्ट्रेन ने आपस में शादी कर ली जिसकी वजह से ये बन गया। अब जब शादी करेंगे तो एक जो है ना वो अराइम बरादरी का, एक जट बरादरी का, या फिर एक पठान है, एक जो है ना वो सिंधी है। अब चेंजेस तो आएंगी, बच्चा जो पैदा होगा वो आधा पठान होगा आधा वो, तो आप कह लेंगे कि ये न्यू जो हमारे पास एंटीजेनिक है ना स्ट्रेन बना, वो क्या करेगा, वो हमारे पास मेजर एंटीजेनिक चेंज करवाएगा। मेजर एंटीजेनिक चेंजेस हो गए, यहाँ पे क्या था माइनर थी, यहाँ पे क्या आ गया मेजर एंटीजेनिक। ओके हो गया। अब इसकी वजह से क्या होगा, एक न्यू सब टाइप ऑफ वायरस बनेगा। यहाँ पे वायरल स्ट्रेन बना था, यहाँ पे कहने कि सब टाइप, मतलब उसका एक बच्चा जो है ना वो बांधेगा। न्यू सब टाइप ऑफ वायरस जो होता है ना वो हमारे पास गोल मोल सा बन के आ जाएगा, नन्ना मुन्ना सा बच्चा, ठीक है। ज़ाहिर बात है शादी हुई तो बच्चा तो होगा अगर कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। फिर क्या होगा, अब वो कहेगा ये पठान है, वो कहेगा ये जो है ना वो सिंधी है, वो कहेगा नहीं ये अराई है, वो कहेगा नहीं ये जाट है मेरा बच्चा। क्लैश पैदा हो गया, घर में झगड़ा शुरू हो जाएगा, तो डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। ये क्या था, इजी टू ट्रीट था, ये अब क्या होगा डिफ़िकल्ट टू ट्रीट, क्योंकि तनाज़ा बड़ा हो गया, कोई उसको अपना बच्चा मानने को तैयार नहीं है। मोस्टली किसके अंदर होता है, बच्चा तो एक ही हुआ है, तो इन्फ्लुएंज़ा वायरस ए के अंदर दिखने को मिलेगा। ये मतलब A1 बच्चा पैदा हुआ, वो डिफ़िकल्ट टू ट्रीट है, सब टाइप है, नन्ना मुन्ना से, मेजर एंटीजेनिक चेंज है, दो वायरल कम्बिनेशन का। मैंने इसी तरह याद किया था और इसी तरह मैंने लिखा था और अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है ना वो कभी इस तरह का मसला नहीं हुआ था। अगर आपको भी कभी ये क्वेश्चन आ जाए शिफ्ट और ड्रिफ्ट के बारे में, पहले तो एक फ़र्क अपना वाज़ेह रखना है, उसके बाद उसके जो कहानियाँ मैंने बताई हैं आपको, अगर मैंने भी यही अपनी बनाई हुई हैं तो हमारे कुछ टीचर्स ने हमें बताई थी जो अभी तक याद है मुझे,
तो बाकी आपको देख लीजिएगा, अगर किसी के पास इससे अच्छा मेथड हो तो वो भी बता सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं आप इसका इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये ट्रांसमिट कैसे होता है। ट्रांसमिशन इसमें कोई इतनी जो है ना वो ख़ास नहीं है। देखो एक बंदे को नज़ला हुआ ना तो क्या होगा, वो इकट्ठे रह रहे हैं तो उसी को जो है ना हो जाएगा इन्फेक्शियस, आप कह लें कि ये ट्रांसमिशन जो है ना वो रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स के ज़रिए, उसने छींक मारी है तो दड़म उसके मुंह के ऊपर गया तो रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स हो जाता है ह्यूमन टू ह्यूमन। नेक्स्ट इसकी पैथोजेनेसिस जो इम्पोर्टेंट है ना वो आपने देख लेनी है। पैथोजेनेसिस में क्या कहता है, कुछ भी नहीं कहता। मैंने बताया था प्रोटीन जो न्यूरामाइनेडेज और कौन सी थी दूसरी, हीमाग्लूटिनिन, इसकी सारी की सारी कहानी चलेगी। जो ही ये रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट इनहेल्ड हुआ, आफ्टर इनहेलेशन क्या होना है, जो हमारे पास न्यूरामाइनेडेज है ना, न्यूरामाइनेडेज ये क्या करेगा, डिग्रेड करेगा जो प्रोटेक्टिव म्यूकस है ना, ठीक है, और अपर मतलब ये जो हमारी अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक है ना, इसके ऊपर जो एक प्रोटेक्टिव म्यूकस लेयर होती है, न्यूरामाइनेडेज जाके उसको जो है ना वो डेग देगा। पंजाबी में कहते हैं ना डेग दिए दीवार उसने, या उसने ये सालन डेग दिया है, मैंने पंजाबी में सुना था, पता नहीं अब ये इस तरह ही है कि कैसे। तो न्यूरामाइनेडेज क्या करेगा, डेग देगा किसको, जो हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन उसको, और इसकी वजह से इन्फेक्शन किस किस चीज़ का होगा, अपर प्लस लोअर, इसका यार कट भी है असल में ना, इसे मैं ब्लेड के साथ ठीक करता हूँ, एंड लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक का जो है ना इन्फेक्शन वो करवा देगा। एक तो उसने डेग दिया म्यूकस मेम्ब्रेन को जो प्रोटेक्टिव थी, इसकी वजह से क्या हुआ, अपर और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन होगा। अब इन्फेक्शन जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका रिस्पायरेटरी ट्रैक तक, आपने देखा कि आपको कहीं और ये नज़ला ज़ुकाम की वजह से कोई और क्लिनिकल नहीं फैल, सिर्फ रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्ट होता है, स्पेशली जो साइनोसाइटिस के पेशेंट है ना उनके अंदर। तो आपने कहना है कि ये इन्फेक्शन जो हुआ है ना, इसकी ये बात है, ये लिमिटेड होता है ओनली रिस्पायरेटरी ट्रैक तक, रिस्पायरेटरी ट्रैक तक ये लिमिटेड हो गया। अब इसके अंदर क्या होगा, जो हीम एग्लूटिनिन है ना, क्लीविंग प्रोटीएज, देखना किसने है म्यूकस मेम्ब्रेन को, हीम एग्लूटिनिन प्रोटीएज एक एंजाइम है, उसका सारे का सारा जो ना प्रोटीएज नाम से याद आ रहा कुछ, मतलब डिग्रेडेज वगैरह हो गया। अब इसके अंदर जो है ना वो इस कुछ सिस्टेमिक आपको इफ़ेक्ट नज़र कभी कभार आ जाते हैं, लेकिन वो जो ही इन्फ्लुएंजा वायरस का इन्फेक्शन होता है, जो हमारे पास इम्यूनिटी के अंदर आपने पढ़ा होगा साइटोकाइंस रिलीज़ होते हैं, तो साइटोकाइंस की रिलीज़ जो है ना वो क्या करती है, सिस्टेमिक इफेक्ट करती है, एज सच और इतना बड़ा नहीं करती। जो ही इसने म्यूकस मेम्ब्रेन को डेग दिया, तो एक पॉइंट आप यहाँ पे और ऐड कर लें कि इसने सुपरफिशियल लेयर ऑफ एपिथेलियम है ना उसकी नेक्रोसिस करवा देनी है। नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस के बारे में आपको कुछ ना कुछ होगा। नेक्रोसिस जो होता है ना वो सेल डेथ होती है, अपोप्टोसिस में प्रोग्राम्ड होती है, नेक्रोसिस में एक्सीडेंटल डेथ होती है। तो आप कह दें कि नेक्रोसिस ऑफ जो रिस्पायरेटरी एपिथेलियम है ना, सुपरफिशियल लेयर ऑफ रिस्पायरेटरी एपिथेलियम, सही है, रिस्पायरेटरी एपिथेलियम की जो सुपरफिशियल लेयर है उसकी जो है ना वो नेक्रोसिस हो जाती है सारे की सारी, अगर इसका इन्फेक्शन हो जाए। अब आ जाते हैं इसकी इम्यूनिटी के ऊपर। हो यहाँ तक यार क्लियर होगी, कुछ ही बात करनी। एक तो इसने म्यूकस मेम्ब्रेन को डेग दिया, अपर और लोअर का लिमिटेड कर दिया है, प्रोटीएज एंजाइम होता है, और साइटोकाइन की वजह से हमारे पास सिस्टेमिक इफेक्ट्स जितने भी आ रहे हैं ना बॉडी के ऊपर, वो इसकी वजह से होते हैं। अभी जो है ना पहले क्लिनिकल कंडीशंस जो होता है ना वो मैं थोड़ी सी बता दूँ इन्फ्लुएंजा की, ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक तो आपको फीवर होगा, ठीक है, जो छादे वाली पुड़ी को आपने याद रख लेना कि उसके बोलेंगे नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, वो सारे का सारा का एक इलाज है, जोहर जुशानदा जो भी है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, तो कफ़, जुशानदे वाली पुड़ी जो है ना उसके सारे क्लिनिकल आपने यहाँ लिख देने। कफ़ हो गया, इसके अलावा सर दर्द, हेडेक लिखा होता है ना, गला ख़राब, सोर थ्रॉट, और इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी हुई आपको नज़र आएगी, रेइज सिंड्रोम। मैंने कहा ना कुछ सिस्टेमिक इफेक्ट आते हैं किसकी वजह से, साइटोकाइन की वजह। तो रेइज सिंड्रोम बेसिकली क्या है, ब्रेन और लीवर के जो इन्फेक्शन है ना वो अगर हो जाए ना इसके केस में, तो उसे हम कहते हैं रेइज, लीवर प्लस
ब्रेन प्लस लीवर का जो इन्फेक्शन है ना वो रेज सिंड्रोम को करता है। बस इतनी सी बात बता देनी है हमने। अच्छा, इम्यूनिटी के बारे में मैंने ये वही कहा, अगर हम इसको वैक्सीन लगा भी दें तो फिर भी हाजियों को ना मक्के में जाकर, मदीना शरीफ में जाकर उनको फिर भी नज़ला हो जाता है, इन्फ्लुएंजा वायरस हो जाता है। वजह क्या है, ये मुसलसल अपने आप को एंटीजेनिक टाइप है, चेंज करता रहता है। तो आप बताने का कि ये एंटीजेनिक टाइप है, कोई भी इसके खिलाफ जो है ना अफेक्टिव जो है ना वो इम्यूनिटी प्रोड्यूस नहीं बंदा कर सकता। तो इसी वजह यही आप बता देनी है। लैब डायग्नोसिस के अंदर आपने अगर देखें तो एलाइजा टेस्ट जो है ना, सीरोलॉजिकल टेस्ट, वो बाकी आप देख लीजिएगा, वो क्या करती हैं, डिटेक्ट करती हैं जो वायरल एंटीजन है ना रिस्पायरेटरी एपिथेलियम के अंदर। अगर वो सवेयर हो गया तो आप एलाइजा टेस्ट कर लें, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे पास वायरल एंटीजन होती है ना इन दी रिस्पायरेटरी सिक्रीशन, वो आप डिटेक्ट कर सकते हैं। रिस्पायरेटरी स्पूटम वगैरह से ना आप डिटेक्ट कर लेंगे। सेल कल्चर कर सकती हैं, और एम्ब्रियोनेटेड एग एक लिखी हुई है, सेल कल्चर एक आप कर लें, प्लस एम्ब्रियोनेटेड एग्स, ये जो है ना वो डिटेक्ट किए जाते हैं बाय हीम एग्लूटिनेशन के ज़रिए या हीम एड्जॉर्प्शन के ज़रिए। जो दो मेथड आपको बताएंगे, हीम एग्लूटिनेशन या एड्जॉर्प्शन, ठीक है। ये आपको दो लफ्ज़ दिखने को मिलेंगे, बस इसके लफ्ज़ याद कर लें। बाकी अगर आपने ज़्यादा करवाना है तो पीसीआर भी आप करवा लें। फिर क्या करेगा पीसीआर, वही डिटेक्शन वगैरह करेगा। एंटीबॉडी टाइटर जो है ना वो आपको रेज मिलेगा। इसके अंदर एक बात ये भी बुक के अंदर लिखी हुई है। अब इसकी ट्रीटमेंट के अंदर थोड़ा सा मैं बता दूं, यार वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, पता नहीं अब ये अपलोड करने में मसला ना अल्लाह करे हो, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगी। अच्छा, अब इसकी जो है ना वो ट्रीटमेंट नेक्स्ट वीडियो में आ जाओ यार।